और कैसी चल रही है पढ़ाई। ये है फ्रिक्शन की 4th वीडियो और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मैंने कहा था कि फ्रिक्शन में बहुत तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो उसके लिए मैं फ्रिक्शन के जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए 3 अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। उनमें ये पहला वीडियो है, मतलब न्यूमेरिकल की पहली वीडियो है और फ्रिक्शन चैप्टर की चौथी वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अगली वीडियो में फ्रिक्शन ऑन वर्टिकल वॉल और फ्रिक्शन के क्वेश्चंस में जब सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है तब कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। फिर उसकी अगली वीडियो में देखेंगे फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा होगा, कभी नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगेगा, कभी ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगेगा, कभी दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, कभी नीचे वाले ब्लॉक पे ऊपर वाला ब्लॉक फिसलेगा और तरह तरह के न्यूमेरिकल्स बनेंगे, उनको देखेंगे। तो आज की वीडियो में न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में रिवीजन करते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता था, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता था, अगर इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो क्या कंडीशन होगी, कितना फ्रिक्शन लगेगा, और अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा तब कितना फ्रिक्शन लगेगा और कैसा फ्रिक्शन लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, बॉडी स्लाइड करेगी कि स्टैटिक स्टेट में होगी। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। तो सपोज ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे अगर हम m मास का ब्लॉक रखें और ये सरफेस अगर रफ हो और आपसे कहें कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन n वर्टिकली अपवर्ड। स्टैटिक स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो आप लिखेंगे n इज इक्वल्स टू mg। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस कंडीशन में अभी यहाँ पे इस पे कोई फ्रिक्शन लगेगा, तो अभी यहाँ पे इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी मोशन या फिर मोशन की टेंडेंसी नहीं है। फ्रिक्शन लगने के लिए 4 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। इनकेस अगर आपने मेरी पहली वीडियो फ्रिक्शन की नहीं देखी जिसमें मैंने फ्रिक्शन की कंडीशंस बताई थी, तो एक बार फिर से बता देते हैं। फ्रिक्शन लगने के लिए कितनी कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है? 4। पहली कंडीशन क्या होती है कि दोनों सरफेसेस परस्पर कांटेक्ट में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि न सिर्फ दोनों सरफेसेस परस्पर कांटेक्ट में होने चाहिए बल्कि उनमें प्रेसिंग नेचर भी होना चाहिए। प्रेसिंग नेचर होगा तभी इंटरलॉकिंग होगी, तभी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। प्रेसिंग नेचर होने का मतलब दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, दोनों सरफेसेस में से कोई एक या फिर दोनों रफ होने चाहिए, खुरदुरे। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि या तो दोनों के बीच में एक्चुअल में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, यानी एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरा वाला सरफेस स्लाइड करना चाहिए, या फिर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होनी चाहिए। तो ना सिर्फ यहां ना ही कोई मोशन है ना ही मोशन की टेंडेंसी है, इसलिए यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में है। दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी है। तीसरा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है, रफ भी है। बट सिंस चौथा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है इसलिए यहां भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब अगर इस सरफेस को हल्का सा ऐसे झुका दे, जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, अब इसको अगर हल्का सा ऐसे इंक्लाइन कर दिया जाए, झुका दिया जाए, तब क्या होगा? अगर इसको आप हल्का सा इंक्लाइन कर देंगे, सपोज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। अब ये जो ब्लॉक रखा है, अब देखते हैं इस पे कैसे कैसे फोर्स लगेगा। क्या अब इसमें मोशन की टेंडेंसी डेवलप होगी? अगर यहां पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एंगल फिर से थीटा होगा। जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल उन दोनों लाइंस की म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में होता है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का परपेंडिकुलर ये वर्टिकल, और इस इंक्लाइंड सरफेस वाली लाइन के परपेंडिकुलर मैंने ये डॉटेड लाइन खींची है। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा। यानी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है उसके एक कंपोनेंट की वजह से ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन वाले सरफेस को ऐसे प्रेस करेगा, तो बदले में इसको मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। और इस वेट का जो ये वाला कंपोनेंट है mg sin थीटा, इसकी वजह से इस ब्लॉक में नीचे जाने की टेंडेंसी डेवलप होगी। अगर इस सरफेस को परफेक्टली स्मूथ कर दिया जाए, चिकना कर दिया जाए, तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको टेढ़ा करेंगे सर से सरक जाएगा नीचे, होगा ऐसा ही। बट अगर ये नीचे नहीं जा रहा है तो पक्का ऐसे पीछे की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। और अगर ये रुका हुआ है, स्टैटिक स्टेट में है, या अभी शुरू में आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हल्का सा दिया है 10 डिग्री 15 डिग्री, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैसा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, वो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। बट फ्रिक्शन की वैल्यू अगर बढ़ाएं हम तो बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम लिमिटिंग
पॉइंट तक ही पहुंचता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। उसका फॉर्मूला है हमारे पास में Fs max प्रोपोर्शनल टू होता है n के, और Fs max इज इक्वल्स टू होता है μs इंटू n। ये सबको पता है। अब अगर सोचो जरा, इसका इंक्लिनेशन हम धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करें, तो इंक्लिनेशन आप इंक्रीज करेंगे, इट मींस आप थीटा इंक्रीज कर रहे हैं। थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो ये mg साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, तो पीछे Fs भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस इंक्लाइंड प्लेन के इंक्लिनेशन को बढ़ाते 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 इतना बढ़ा दो कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाए कि mg साइन थीटा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाए कि पीछे Fs बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाए, Fs मैक्स पे पहुंच जाए। तो ये एक पर्टिकुलर कंडीशन हमें मिलेगी जब आपने थीटा बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि पीछे Fs बढ़ते 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 कहां तक पहुंच गया, Fs मैक्स तक। इधर क्या लगेगा, mg साइन थीटा, इधर mg कॉस थीटा, ये एंगल थीटा, इधर नॉर्मलाइजेशन n। इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर हम बॉडी के बारे में बात करें, इस ब्लॉक के बारे में बात करें, तो ये जो ब्लॉक है इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, ये फिसलने ही वाला है। अगर इसका इंक्लिनेशन हम थोड़ा सा भी और बढ़ाएंगे तो फिर ये वाला फोर्स Fs मैक्स से भी ज्यादा हो जाएगा, ये वाला फोर्स Fs मैक्स से भी एक्सीड कर जाएगा, तब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अब इसको रोक नहीं पाएगी, ये जो ब्लॉक है वो इस पे स्लाइड करने लगेगा। तो यहां पे क्या कंडीशन है, ये ब्लॉक है तो रेस्ट स्टेट में, लग रहा है इस पे Fs मैक्स, बट इट इज अबाउट टू स्लिप है, फिसलने ही वाला है। ऐसी कंडीशन में किसी भी इंक्लाइंड प्लेन का जो इंक्लिनेशन होता है उसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। अगर यहां पे ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उसमें फोर्सेस बैलेंस होंगे। अगर इसमें हम फोर्सेस को बैलेंस करें तो हम लिखेंगे mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू Fs मैक्स और mg कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n। इसमें कोई डाउट नहीं है। Fs मैक्स का अगर हम यहां से फॉर्मूला पुट करें, mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू, Fs मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, μs इंटू n, और n की वैल्यू यहां से अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दें mg cos थीटा, तो mg से mg कैंसिल, साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू μs हमें मिलेगा। इसमें थीटा क्या है, इसमें थीटा एंगल ऑफ रिपोज है, इंक्लाइंड प्लेन का वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जिस पर अगर हम ब्लॉक को रखें तो ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन Fs मैक्स होता है और बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लिप होती है। इससे पहले के कंडीशन में बॉडी पे सिर्फ लगेगा क्या, Fs, और वो Fs किसके इक्वल होगा, mg साइन थीटा के। mg साइन थीटा के तो यहां भी इक्वल है, बट थीटा दोनों में अलग अलग है। इसमें थीटा कंपैरेटिवली कम होगा और इसमें थीटा कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसमें भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है, बट वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। इसमें बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लिप होगी और इसमें बॉडी आराम से इस पे रखी हुई होगी। कुछ क्वेश्चंस यहां के लिए बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहां के लिए बनते हैं। और सोचो जरा, अगर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा, ज्यादा कर देंगे तो फिर अगर यहां पे आप ब्लॉक को रखेंगे तो फिर ये नीचे की तरफ स्लाइड होगा, इसमें मोशन आएगा, और मोशन आएगा तो फिर इसमें कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, तब इसमें लगेगा Fk, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कुछ क्वेश्चंस यहां भी बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहां भी बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहां भी बनते हैं। तो आई होप आपको झटके से याद आ गया होगा कि हम लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन पर फ्रिक्शन में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। 3 मेजर कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन ये है एंगल ऑफ रिपोज वाली, फिर एक कंडीशन है एंगल ऑफ रिपोज से पहले, उसमें बॉडी आराम से उसमें पड़ी होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, किसके इक्वल होगा, mg साइन थीटा के इक्वल होगा। यहां पे क्या होगा, बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लिप होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, बट स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू Fs मैक्स ऐड कर रहा होगा और Fs मैक्स का जो वैल्यू है वो mg साइन थीटा के ही इक्वल होगा। और अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से बढ़ाया जाए तो बॉडी उस इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करेगी और फिर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको आप यहां भी देख सकते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर हमने रखा एक ब्लॉक। अभी अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये जो सरफेस है, तो mg नीचे, नॉर्मलाइजेशन n ऊपर, n और mg बैलेंस है, अभी भी इसमें कोई मोशन नहीं है, कोई मोशन की टेंडेंसी नहीं है, इसलिए कोई भी फ्रिक्शन अभी नहीं लग रहा है। अब अगर इसके इंक्लिनेशन को हल्का सा हम इंक्रीज करें तो फिर इस पे mg साइन थीटा लगना शुरू हो जाता है और पीछे Fs लगना शुरू हो जाता है। अगर इसका इंक्लिनेशन धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो mg साइन थीटा बढ़ता है,
पीछे एफ एस बढ़ता है, एफ एस बढ़ते बढ़ते एफ एस मैक्स तक पहुंचेगा। उसके बाद भी अगर आप इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे और जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये जो ब्लॉक है वो इस पर स्लाइड करना शुरू कर देगा। समझ गए? तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उनको हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक इंक्लाइंड प्लेन पे जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, एक m मास का ब्लॉक रखा है। चलो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी ले लेते हैं म्यू। पहले क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिख भी लेना, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो फिर उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज में पूछा जा रहा है कि अगर ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करता, यानी चुपचाप यहां पे पड़ा हुआ है, तो इस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा और उस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर इस सरफेस के रेस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक फिसल नहीं रहा है तो पक्का है इस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, इसमें अगर आपसे पूछें कि जो तीनों कंडीशंस मैंने अभी आपको बताई थी, उन तीनों कंडीशंस में से अगर ऐसा केस दिया हुआ है तो वो कौन सी कंडीशन को बिलोंग करता है? तो या तो ये पहला कंडीशन होगा या तो ये दूसरा कंडीशन होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या तो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा। क्यों भाई, क्या ये बात ठीक है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है या तो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा या फिर एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा, तभी तो ये चुपचाप यहां पड़ा होगा, वरना ये स्लाइड कर रहा होता। अगर इसका हम एफबीडी बनाए तो कैसे फोर्सेस लगेंगे? mg cos थीटा, इधर लगेगा mg sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन n, और पीछे क्या लग रहा होगा? पीछे लग रहा होगा fs। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि ये एंगल ऑफ रिपोज वाली कंडीशन है तो हम नहीं जानते कि ये fs मैक्स है कि fs है। अगर कुछ नहीं दिया जाएगा तो हम सिंपल कंडीशन को ही लेके चलेंगे, यानी हम ये मान के चलेंगे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से कम है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा किस पे? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा किस पे? जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो होगी mg sin थीटा के इक्वल। यहां पे सब फोर्सेस बैलेंस है ना, इस इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n ऊपर mg cos थीटा नीचे बैलेंस, और इधर fs और mg sin थीटा बैलेंस। अब सोचो जरा, अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए कि इस ब्लॉक के नीचे या फिर ऊपर ऐसा ही एक और ब्लॉक रख दिया जाए, यानी क्वेश्चन यही है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर ये ब्लॉक ऐसे यहां पे रेस्ट स्टेट में पड़ा हुआ है, इसके बगल में अगर ऐसा ही एक ब्लॉक और रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि अब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में आप नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताइए। क्या बताइए? इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंस इस वाले ब्लॉक को अभी हम लोगों ने इस पे फोर्सेस एनालाइज किए थे, ये रेस्ट स्टेट में है तो इसमें फोर्सेस बैलेंस होंगे। n और mg cos थीटा बैलेंस था, इधर fs और mg sin थीटा बैलेंस था। ठीक वैसा ही ब्लॉक अगर यहां भी रखा है तो इस पे भी फोर्सेस बैलेंस होंगे, n और mg cos थीटा बैलेंस होगा और fs और mg sin थीटा बैलेंस होगा। तो सिंस इस पे फोर्सेस बैलेंस है, इसमें किसी भी डायरेक्शन में जाने की ऐसी टेंडेंसी नहीं है। टेंडेंसी थी बट फ्रिक्शन लगा के फ्रिक्शन ने fs ने उस mg sin थीटा को क्या किया? बैलेंस कर लिया। तो सिंस ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक को प्रेस नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों परस्पर कांटेक्ट में है, बट फिर भी यहां पे कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। या फिर अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि यहां भाई एक स्ट्रिंग बांध दी जाए और इस स्ट्रिंग में आप टेंशन की वैल्यू बताओ, तो अगर ये वाले ब्लॉक जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस पे रखा हुआ है, अगर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही mg sin थीटा को बैलेंस कर लेगा। इसमें नीचे जाने की टेंडेंसी नहीं होगी, फोर्सेस इस पे बैलेंस हैं, इसलिए स्ट्रिंग अगर आप कनेक्ट करोगे भी तो स्ट्रिंग में कोई खिंचाव उत्पन्न नहीं होगा, और स्ट्रिंग जब स्ट्रेचेबल स्टेट में नहीं आएगी तो इसमें भी कोई भी टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा। यहां भी टेंशन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ये छोटे छोटे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस में भी इनका यूज हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप याद रखना कि अगर यहाँ कोई हम डोरी वगैरह बांधते हैं, स्ट्रिंग वगैरह बांधते हैं, तो उसमें टेंशन नहीं होगा। अगर दो ब्लॉक इस तरह से सटा के हम रखें तो उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। लेकिन अगर यहां पे रफनेस की वैल्यू को 0 कर दिया जाए, रफनेस की वैल्यू क्या कर दी जाए? 0, यानी ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ हो जाए,
तब हम लोगों ने जो इसका एफबीडी बनाया था उसमें इधर लगा था mg sin थीटा, इधर लगा था mg cos थीटा, इधर लगा था नॉर्मल रिएक्शन n, और ये जो fs लग रहा था वो fs की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि कंडीशन नंबर 3 वायलेट हो चुकी है। दोनों सरफेसेस अब क्या है, म्यूचुअली स्मूथ है, परस्पर स्मूथ है। तो अब यहाँ fs अगर नहीं लग रहा है तो फिर अगर ये ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है तो उसको कौन रोक रहा है, स्प्रिंग का टेंशन। अब इस ब्लॉक में नीचे जाने की टेंडेंसी है, तब ये रस्सी खींचेगी और इसमें टेंशन डेवलप होगा। अब टेंशन की वैल्यू हमें मिलेगी, और कोई पूछे कि टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, तो फ्री बॉडी डायग्राम आपके सामने है। फोर्सेस अगर आप बैलेंस करेंगे तो n इज इक्वल्स टू मिलेगा mg cos थीटा और t इज इक्वल्स टू मिलेगा mg sin थीटा। ये होगा टेंशन की वैल्यू। ये क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चंस आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं बट छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में फंस जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक 2 मीटर का सरफेस है, इस पे रफनेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मान लेते हैं। एक्चुअली म्यू ही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब इस 2 मीटर के सरफेस को, इसके एक एंड को हम 1 मीटर उठाते हैं, इसके एक एंड को हम क्या करते हैं 1 मीटर उठा देते हैं, तो 1 मीटर उठाएंगे तो फिर कैसा फिगर बनेगा, तब ऐसा कुछ फिगर बनेगा। इस इंक्लाइंड सरफेस की लेंथ क्वेश्चन में कितनी गिवन है 2 मीटर। इसके इस एंड को हमने कितना उठाया, ग्राउंड से 1 मीटर। तो कहा जा रहा है कि इस पे जो भी अगर ब्लॉक रखा हुआ है तो ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना शुरू करता है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2 मीटर का एक रफ सरफेस है, उसके एक सिरे को जब हम ग्राउंड लेवल से 1 मीटर उठाते हैं तो ये जो ब्लॉक है वो इस पे फिसलना स्टार्ट करता है। तो कह रहा है कि आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू बताओ। तो अगर इसको आप 1 मीटर उठा रहे हो और ये जो रखा हुआ ब्लॉक है वो स्लाइड करना शुरू कर रहा है, इट मींस यहां पे एंगल ऑफ रिपोज वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। पक्का है ये एंगल कहां पहुंच गया होगा, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर। तभी तो ये ब्लॉक क्वेश्चन में ये गिवन है कि स्लाइड करना शुरू करता है, बट हम जानते हैं एंगल ऑफ रिपोज पे जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो स्लाइड नहीं करता, जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है। एक्चुअली में जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से हल्का सा ज्यादा होगा तो फिर बॉडी स्लाइड करनी शुरू करती है, बट हल्का सा ज्यादा में अब वो कितना वैल्यू देंगे। तो अगर वो कह रहे हैं कि स्लाइड करना शुरू करता है, इट मींस आपको कौन सी कंडीशन लेनी है, एंगल ऑफ रिपोज वाली। तो एंगल ऑफ रिपोज वाली कंडीशन में अभी हम लोगों ने पढ़ा था म्यू की वैल्यू किसके इक्वल आती है, tan थीटा के। तो म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल में अगर ये हाइपोटेनियस 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये बेस कितना आएगा, बेस कितना आएगा स्क्वायर रूट 4 माइनस 1 यानी स्क्वायर रूट 3। और tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस यानी 1/√3। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट कुछ नहीं होता है, ये एक प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करेंगे ऐसे ही छोटे छोटे सिंपल न्यूमेरिकल से, लेकिन अभी आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। यहां से एक ब्लॉक को u = 0 से छोड़ा जाता है। इसके टॉप सरफेस से क्या किया जाता है, एक ब्लॉक को ऐसे छोड़ा जाता है और ये ब्लॉक स्लाइड करने लगता है, फिसलने लगता है। तो कह रहा है यहां पे जब ये बॉटम पे पहुंचेगा तो इसकी आप वेलोसिटी बताओ। इसकी आप क्या कैलकुलेट करके बता दो, वेलोसिटी। और इस इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ भी गिवन है, इस इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ है वो है l। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में भी किया था, वहां पे सरफेस कैसा होता था, स्मूथ। अगर इस पे हम लगने वाले फोर्सेस को देखें और फिर उससे हम इस पे लगने वाले एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करें तो ही हम यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर इसका हम एफबीडी बनाएं तो एफबीडी कैसे बनेगा, mg नीचे, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, यहां नॉर्मल रिएक्शन n, पीछे बताइए अच्छा इस पे कौन सा फोर्स लगेगा। अगर ये ब्लॉक इस रफ सरफेस पे स्लाइड कर रहा है तो पहली बात एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगी। दूसरी बात अब ये स्लाइड कर रहा है तो पीछे लगेगा इस पे F के यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। उसकी वैल्यू कितनी होती है म्यू इंटू एन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है,
सरफेसेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना गिवन है, म्यू। अब अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो पक्का है ये वाला फोर्स जो mg sin थीटा का लग रहा है वो ज्यादा होगा और f के कम होगा, तभी तो इस पे जो परिणामी बल है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो नीचे की तरफ लगेगा और नीचे की तरफ इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता हुआ आएगा और नीचे तक आते आते अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेगा। हमें वही उसकी स्पीड को कैलकुलेट करके बताना है। तो अब अगर इसमें हम ये यूज करें F नेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, कौन सा इक्वेशन है ये, न्यूटन सेकंड लॉ का इक्वेशन है ये। F नेट कितना होगा, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स mg sin थीटा जो कि ज्यादा होगा, माइनस एफ के यानी म्यू इंटू एन ऊपर की तरफ जो कि कम होगा, इज इक्वल्स टू m इंटू ए। mg sin थीटा माइनस म्यू, n की वैल्यू कितनी होगी, mg cos थीटा, क्योंकि इसका मोशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हो रहा है। इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस के परपेंडिकुलर इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगे, यानी n इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, mg cos थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू ए। m कैंसिल हो जाएगा तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं थीटा डिपेंडिंग है, नंबर वन, थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मास डिपेंडिंग नहीं है, यानी इस पे चाहे 2 किलो का ऑब्जेक्ट रखा हो चाहे 20 किलो का ऑब्जेक्ट रखा हो, जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो सेम होगा। अब इसमें अगर इस पॉइंट को हम A माने और इस पॉइंट को हम B मान लें और इसका मोशन ऑब्जर्व किया जाए कहां से कहां तक, A पॉइंट से B पॉइंट तक, और हमें अगर वेलोसिटी निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट से छोड़ा जा रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रही g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, और s कितना है, l। तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2, इसमें से g कॉमन ले लेते हैं और l एक साथ लिख देते हैं, 2gl, बचेगा यहाँ पे sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। मैंने एक जनरल क्वेश्चन लिया है, ऐसे बुक्स में अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी, थीटा जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से गिवन होगा, g की वैल्यू 10 या 9.8 मीटर पर सेकंड गिवन होगी, और l की भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी। तो आप, ये मैंने जनरल क्वेश्चन करवाया है, इसी तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 45 डिग्री। यहां से एक ब्लॉक को छोड़ा जाता है u इज इक्वल्स टू 0 से, और अभी फिलहाल इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, यानी सरफेस कैसा है, परफेक्टली स्मूथ है। तो क्या होगा, ये नीचे सरकेगा, नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, mg sin थीटा, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, g sin थीटा, इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, g sin थीटा, नीचे आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पर्टिकुलर लेंथ को मान लेते हैं कितना, l, गिवन नहीं है, माना है मैंने, एक पर्टिकुलर लेंथ को ट्रेवल करने में इसको जितना भी टाइम लगता है, मान लेते हैं अभी फिलहाल कितना टाइम लग रहा है, t1। इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन गिवन है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। अभी किसकी बात हो रही है, केस नंबर 1 की। सरफेस कैसा है, स्मूथ, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को चलने में, ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, t1। अब क्या कह रहा है केस नंबर 2 में, फिर से वही इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, वंस अगेन 45 डिग्री, फिर से वहीं से ब्लॉक को छोड़ा जा रहा है u इज इक्वल्स टू 0 से। अब की बार सरफेस रफ है, यानी म्यू इज इक्वल्स टू 0 नहीं है, कुछ रफनेस है। तो अब क्या होगा, अब इसमें नीचे की तरफ g sin थीटा का एक्सेलरेशन नहीं होगा। पहले इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगता था mg sin थीटा, अब लगेगा mg sin थीटा माइनस एफ के। काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, अगर ये स्लाइड कर रहा है तो। अच्छा ये बताइए, अगर ये स्लाइड कर रहा है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पक्का है, क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा। फिर कह रहा है ये उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, सोचो जरा, अब कम टाइम लगेगा पहले से या ज्यादा टाइम लगेगा, अब ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अब कम हो गया है। इसका एक्सेलरेशन जो भी होगा अभी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब ये धीरे धीरे एक्सेलरेट हो रहा है, धीरे धीरे एक्सेलरेट होगा तो उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में पहले की अपेक्षा ज्यादा समय लगेगा। तो अब मान लेते हैं इसको नीचे तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, t2। तो क्वेश्चन में गिवन ये है कि ये वाला जो टाइम है वो इस वाले टाइम का n गुना है, यानी कि क्या गिवन है, t2 इज इक्वल्स टू n टाइम्स t1।
हो सकता है आपके बुक में अगर क्वेश्चन मिले ऐसे, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन सेट किया जाए तो दे दिया जाए कि भाई इस वाले केस में जो टाइम लग रहा है वो उस वाले टाइम का 2 गुना है, इस वाले केस में जो टाइम लग रहा है वो उस वाले केस में लगने वाले टाइम का 3 गुना है, दे सकता है। हम जनरल कंडीशन लेते हैं T2 = n टाइम्स T1। तो उसमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। इसी म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से? तो अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले केस में सीधे सीधे एक्सेलरेशन हमें पता है g sin थीटा। अगर थीटा फिक्स है, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री भी पुट कर देंगे इसमें। अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो इन केस नंबर 1 वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला s = ut + ½ at²। s की वैल्यू l, u की वैल्यू 0, रेस्ट से छोड़ा जाता है। एक्सेलरेशन g sin थीटा, थीटा में थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, इज इक्वल्स टू इंटू टाइम कितना है t1²। तो यहां से L इज इक्वल्स टू 1/sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो यह आएगा 2√2 g इंटू t1²। यहां से t1² की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2√2 L/g। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। t1 की वैल्यू नहीं निकालते, इसी कंडीशन को स्क्वायर करके t1² और t2² की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो 2√2 L/g आ गया, इसको साइड में कहीं लिख लेते हैं। t1² कितना आ गया, 2√2 L/g। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है, अब फ्रिक्शन भी है तो हमें फिर से एक्सेलरेशन इसमें कैलकुलेट करना होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। FBD का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। केस नंबर 2 में भी मैं FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम इसका कैसे बनेगा, ये लगेगा mg sin 45 डिग्री, इधर लगेगा mg cos 45 डिग्री, इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n, और पीछे क्या लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा fk, और fk की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू n। अब अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो पक्का है ये वाला फोर्स ज्यादा होगा और ये वाला फोर्स कम होगा, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे आएगा और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा। अब इसमें लगाएंगे F नेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, mg sin 45 डिग्री माइनस fk की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, म्यू इंटू n की वैल्यू कितनी होगी, mg cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। m कैंसिल, a की वैल्यू हमें मिलेगी g sin 45 डिग्री 1/√2 माइनस म्यू g, और cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2। इसमें से चाहे तो आप g/√2 ऐसे कॉमन भी ले सकते हैं, बचेगा 1 माइनस म्यू। ये निकला एक्सेलरेशन। अब इस वाले केस में इसको यहां से यहां तक स्लाइड करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालते हैं। तो वंस अगेन इन केस नंबर 2 वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू ut + ½ at²। s की वैल्यू सेम है l, u इज इक्वल्स टू 0 से ही छोड़ा जा रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, g/√2 1 माइनस म्यू, और इंटू टाइम कितना लग रहा है, t2²। यहां से t2² की वैल्यू कितनी आएगी, 2√2 L डिवाइडेड बाई g और 1 माइनस म्यू। ये हो गया t2²। अब इस क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को यूज करते हैं। क्या कंडीशन गिवन है कि भाई t2 t1 का n गुना है। दूसरे वाले केस में उस लेंथ को ट्रैवल करने में जितना भी टाइम लग रहा है वो पहले वाले केस में लगे टाइम का n गुना है। तो इस कंडीशन को अगर यूज करेंगे तो ऐसे यूज कर लेते हैं, t2² इज इक्वल्स टू n² इंटू t1²। t2² की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, 2√2 L डिवाइडेड बाई g 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू n²। t1² की वैल्यू वो रही 2√2 L डिवाइडेड बाई g। कुछ कैंसिल होगा, 2√2 LG 2√2 LG कैंसिल, 1/1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू बचेगा n²। इसको उधर ले जाते हैं, n² को इधर ले आते हैं, तो 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू आएगा 1/n²। इसको ले गए उधर, इसको ले आए इधर, यहां से फाइनली म्यू की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 1/n²। ये होगा हमारा आंसर। अगर आप इसको याद कर पाओ तो और भी अच्छा है, बट ऐसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप याद करें। ऐसे तो फिजिक्स में हजारों क्वेश्चन में हजारों इस तरह के इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकलते हैं, आप कितना याद रखोगे। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे आ रहा है। याद हो पाए तो बहुत ही अच्छा है, 1 माइनस 1/n² में।
अगर क्वेश्चन में ये गिवन होता कि ये वाला टाइम इस वाले टाइम का जस्ट डबल लगता है, तो n की जगह क्या पुट कर देते हैं 2, तो कितना आता म्यू की वैल्यू 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 4, और 1 माइनस 1/4 कितना था 3/4, यानी 0.75 हमारा आंसर हो जाता। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया है कैसे सॉल्व हो रहा है। केस नंबर 1 में क्या हुआ, केस नंबर 2 में क्या हुआ। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है 5, इसका अपर हाफ पोर्शन स्मूथ है और लोअर हाफ पोर्शन रफ है। अपर हाफ पोर्शन स्मूथ है और लोअर हाफ पोर्शन रफ है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कैलकुलेट करना है। यानी इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, म्यू की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यहां से रेस्ट से एक ब्लॉक को छोड़ा जाता है u इक्वल्स टू 0 से, तो क्या होगा, ये तेजी से स्लाइड करेगा। सरफेस कैसा है, स्मूथ, g sin थीटा का इसमें एक्सेलरेशन होगा, यहां तक आते आते तो अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेगा। मान लेते हैं यहां पे कितनी स्पीड पकड़ लेता है, ये v0। फिर क्या होगा, इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू होगा। अब इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर डिपेंड करता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है और जो mg sin थीटा की वैल्यू है उसमें कौन बड़ा है या कौन छोटा है। अगर mg sin थीटा की वैल्यू fk से बड़ी होगी तब इसमें फर्दर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन लगता रहेगा। हाँ, वो एक्सेलरेशन इसकी अपेक्षा, यानी जब ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ होगा तब लगने वाले एक्सेलरेशन की अपेक्षा थोड़ा कम हो जाएगा, बट अभी भी ये फर्दर एक्सेलरेट होगा, तो इसकी स्पीड अभी भी बढ़ेगी और यहां तक आते आते और भी ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अब यहां पे जो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू mg sin थीटा के एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, तब इस पे ना ही नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा ना ही ऊपर की डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा, तब इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि fk की वैल्यू इस mg sin थीटा से ज्यादा हो, तो फिर क्या होगा, इस पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, नेट एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ लगेगा, और अगर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगे तो वो रिटार्डेशन का काम करता है, और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसकी स्पीड लगातार डिक्रीज होगी। और इस केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो केस गिवन है उसमें ऐसा ही हो रहा है। इसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार घट रही है, और घटते घटते क्वेश्चन में गिवन ये है कि यहां तक बॉटम तक पहुंचते पहुंचते इसका v फाइनल हो जाता है 0, यानी रेस्ट से चला था और ये फाइनली भी किस स्टेट में आ जाता है, रेस्ट स्टेट में आ जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, यानी म्यू की वैल्यू को आप कैलकुलेट करके बता दो। इसमें क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है, आपको समझ में आ रहा है। ये वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ, ये वाला सरफेस कैसा है, रफ, ये अपर हाफ ये लोअर हाफ है, यानी ये लेंथ अगर हम L माने तो ये वाला लेंथ भी कितना होगा, ये भी L ही होगा। इसको यहां से छोड़ेंगे, इसमें कितना एक्सेलरेशन लगेगा, इसमें एक्सेलरेशन लगेगा g sin phi, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 5। यहां से यहां तक आने के बाद इसमें जो भी वेलोसिटी आएगी पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v² = u² + 2as। इसको मान लेते हैं पॉइंट A, इसको मान लेते हैं पॉइंट B, ये मिड पॉइंट होगा, इसको मान लेते हैं पॉइंट M। मोशन हम कहां से कहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, A पॉइंट से M पॉइंट तक। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, थर्ड इक्वेशन। v की वैल्यू कितनी है v0, u की वैल्यू कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना है g sin phi, और s की जगह कितना होगा L। तो यहां से v0² निकल गया, v0² आ गया 2gl sin phi। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर यहां से यहां तक का हम मोशन देखें, सिंस क्वेश्चन में ये गिवन है कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 फाइनली ये बॉटम तक आते आते रेस्ट में आ जाता है, बट मैंने आपको बताया था कि इसमें तीनों कंडीशंस पॉसिबल हैं। हो सकता है ये फर्दर एक्सेलरेट ही होता चला जाए, ये भी हो सकता है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ये इसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार डिक्रीज हो जाए, जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ पे हम इसका FBD बनाएं, शॉर्टकट में बनाते हैं FBD, चलेगा ना, mg sin phi लगेगा नीचे और इधर लगेगा fk। तो अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो पक्का है इस पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो वेलोसिटी के अपोजिट होगा, यानी रिटार्डेशन होगा। तो इस पे अगर हम सबसे पहले एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करें तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास। नेट फोर्स क्या होगा, Fk माइनस mg sin phi डिवाइडेड बाई मास।
एफ के की वैल्यू पुट करें। एफ की वैल्यू क्या होगी, म्यू के यानी म्यू इंटू एन। एन कितना होगा, एम जी कॉस फाई माइनस एम जी साइन फाई डिवाइडेड बाई एम। एम कैंसिल, यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिलेगी, जी कॉमन ले लें तो बचेगा म्यू कॉस फाई माइनस साइन फाई। ये आ गया हमारे पास में एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन से हम फिर से अब इसका मोशन ऑब्जर्व करेंगे एम पॉइंट से बी पॉइंट तक, यानी ये लोअर हाफ वाला मोशन जिसमें फ्रिक्शन है। फिर इसमें लगाया जाए फॉर्मूला यही, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे, यहां से यहां तक के मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वैल्यू जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो m पॉइंट की वेलोसिटी होगी, m पॉइंट की वेलोसिटी है v नॉट, तो ये आ गया v नॉट का स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी के अपोजिट है। माइनस जी इन द ब्रैकेट म्यू कॉस फाई माइनस साइन फाई, और s की जगह कितना होगा, l होगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम सेम है। अब इसमें v नॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करी जाए। v नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2gl साइन फाई। इसको रब कर देते हैं, तो यहां से v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिलेगा, सबसे पहले हमें इसको इधर ले आते हैं, 2gl 2g और ये वाला l, और इन द ब्रैकेट म्यू कॉस फाई माइनस साइन फाई। वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी, कितनी आई थी, 2gl साइन फाई इज इक्वल्स टू 2gl म्यू कॉस फाई माइनस साइन फाई। कुछ कैंसिल होगा, 2gl से 2gl कैंसिल, साइन फाई इज इक्वल्स टू बचेगा म्यू कॉस फाई माइनस साइन फाई। इसको इधर भेज देते हैं, 2 साइन फाई इज इक्वल्स टू म्यू कॉस फाई। फाइनली जिस चीज के लिए इतनी मेहनत करी वो हमें मिल रहा है। म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई, दैट इज 2 tan फाई। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इसमें देखिए मैंने फाई की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ली है, क्वेश्चन में फाई की वैल्यू सेट की जा सकती है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो अकॉर्डिंगली म्यू की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और उसका आंसर कितना आया, 2 tan फाई। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं थोड़ा बड़ा फिगर बनाता हूं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहां पे गिवन है 45 डिग्री, एक ब्लॉक है 15 kg का, और यहां पे रफनेस है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। इसमें और क्या किया जा रहा है कि इसके ऊपर वाले एंड से हॉरिजॉन्टल एक ऐसे रस्सी बंधी हुई है। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो इसका एपीडी कैसे बनेगा, 15g वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एंगल 45 डिग्री, यहां फोर्स लगेगा 15g cos 45 डिग्री, इधर 15g sin 45 डिग्री, नॉर्मल रिएक्शन n। इस स्ट्रिंग में टेंशन भी गिवन है 50 न्यूटन का, स्ट्रिंग में टेंशन भी गिवन है कितना, 50 न्यूटन का। अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होता तो शायद ये ब्लॉक नीचे गिर जाता। साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी गिवन है, बहुत ही ध्यान से सुना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। जब सही से आपको पता चल पाएगा क्या गिवन है तभी आप निकाल पाओगे जो भी निकालना होगा। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लिप है, यानी कि इस पर जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, एफएस मैक्स होगा। तो एफएस मैक्स की डायरेक्शन क्या होगी, सोचिए जरा। अगर इस स्ट्रिंग के टेंशन से हमने इसको फिसलने से रोक रखा है, यानी इसमें नीचे जाने की टेंडेंसी है, तो इस पर जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऊपर की तरफ। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये लिमिटिंग केस में है, यानी जस्ट अबाउट टू स्लिप है, तो एफएस मैक्स यहां पे एक्ट कर रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एफबीडी में अभी इस वाले फोर्स को भी रिजॉल्व कर लेते हैं। ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ये हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड प्लेन, उसी के पैरेलल मैंने ये डॉटेड लाइन खींची है। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा 50 cos 45 डिग्री, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा 50 sin 45 डिग्री। चाहे तो अब इस 50 को आप हटा भी सकते हो, वैसे ही यहाँ आपने इस 15g को रिजॉल्व कर लिया तो इसको भी आप चाहे तो हटा सकते हो। अब इस पे अगर
इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्सेस हम देखें तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है n, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है 15g cos 45 डिग्री, प्लस एक फोर्स ये भी लग रहा है, ये है 50 sin 45 डिग्री। g की वैल्यू 10 ले लो, ये आ गया 150 cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 प्लस 50 sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई √2। √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 100√/2। इक्वेशन नंबर 1, या फिर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमें मिल गई। अब अगर इसका हम ये वाला फोर्स बैलेंस करें तो हमें मिलेगा Fs max इज इक्वल्स टू 15g sin 45 डिग्री माइनस 50 cos 45 डिग्री। अरे ये कैसे लिख दिया सर आपने? डाउन डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 15g sin 45 डिग्री का फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस है, Fs max और 50 cos 45 डिग्री। स्ट्रिंग के टेंशन का ये वाला कंपोनेंट और Fs max मिल के इसके वेट को, वेट का मतलब जो ये वाला कंपोनेंट है उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर आप Fs max प्लस 50 cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 15g sin 45 डिग्री लिखेंगे तो उसको जब आप इस तरफ भेजेंगे तो ये वाला माइनस में आ जाएगा। क्लियर है ना? चलो सही से लिख देते हैं, Fs max प्लस 50 cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू होगा 15g sin 45 डिग्री। यहां से Fs max की वैल्यू हमें मिलेगी 15g sin 45 डिग्री माइनस 50 cos 45 डिग्री। कोई डाउट नहीं? Fs max का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू n। n की वैल्यू यहां हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 100√2 इज इक्वल्स टू यहां g की वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 रखेंगे 150 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 माइनस 50 cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2। 150/√2 में से 50/√2 घटेगा, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई √2। इसमें भी अगर √2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 50√2। √2 से √2 कैंसिल, 50 से भी ये दो बार में कैंसिल, यहां से म्यू की वैल्यू हमें मिलेगी, उधर बचा 1 और ये गया उधर 1/2। ये होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फ्री बॉडी डायग्राम का जो दामन है वो कभी नहीं छोड़ना। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम जरूर बनाना चाहिए कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कैसे रिजॉल्व हो रहा है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जा रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो IIT JEE का क्वेश्चन है, देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या है कि एक रफ सरफेस है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। रफ सरफेस है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री। इस पे एक ब्लॉक रखा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 न्यूटन का फोर्स हम मैक्सिमम इसमें डाउन द इंक्लाइन लगा सकते हैं जिससे कि ये नहीं फिसलता। इस पे हम 2 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं जिससे कि ये क्या होता है? नहीं फिसलता। यह है केस नंबर 1। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी 2 केसेस हैं। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है कि फिर से इस ब्लॉक पे मैक्सिमम ऊपर की डायरेक्शन में आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हो, फिर भी ये ब्लॉक नहीं फिसलता। नीचे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा सकते हो? 2 न्यूटन का। ऊपर की डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हो? 10 न्यूटन का। दोनों ही केस में ये ब्लॉक फिसलता नहीं है। यानी अगर 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये स्लाइड करना शुरू हो जाएगा, और इस केस में 2 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स लगा देंगे तब ये ब्लॉक फिसलना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग अब इसमें म्यू की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? म्यू। क्वेश्चन क्लियर हो गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें इसका मास अगर m मान लें, इसका FBD इसमें बनाए तो mg नीचे, इधर लगेगा mg cos 30 डिग्री, इस डायरेक्शन में लगेगा mg sin 30 डिग्री, इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n। अगर ये 2 न्यूटन का फोर्स हम नहीं भी लगाते तो नीचे की तरफ mg sin थीटा का फोर्स तो लगता ही लगता, और अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है तो पक्का है पीछे क्या लगेगा? Fs लगेगा। फिर आपने क्या किया? एक एडिशनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स उस पर लगाया। थोड़ा सा लगाया तो पीछे Fs क्या हुआ? बढ़ा। थोड़ा सा फोर्स और बढ़ाया तो पीछे Fs क्या हुआ? बढ़ा। फोर्स बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम आप कितना तक ले जा सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 2 न्यूटन तक। तो पीछे Fs बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएगा? Fs मैक्स तक।
अब अगर 2 न्यूटन से ज्यादा फोर्स करेंगे तब फिर ये एफएस मैक्स इस ऑब्जेक्ट को चलने से नहीं रोक पाएगा, फिर स्लाइड करने लगेगा नीचे। तो पहले कंडीशन में क्या हो रहा है वो क्लियर हो रहा है आपको? 2 न्यूटन और mg sin थीटा के करस्पॉन्डिंग पीछे क्या लग रहा है? एफएस मैक्स। ये 2 न्यूटन हमने लगाया है, mg sin थीटा तो बाय डिफॉल्ट लगेगा ही लगेगा। इस केस में अगर हम इस पे फोर्सेस बैलेंस करें, इन केस फर्स्ट नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी? mg cos 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। और एफएस मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? एफएस मैक्स की वैल्यू होगी mg sin 30 डिग्री प्लस 2। कोई डाउट नहीं है इसमें? एफएस मैक्स की वैल्यू भी चाहे तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू यहां से ले लेते हैं mg cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू mg sin 30 डिग्री प्लस 2। वैल्यू भी पुट करते हैं, वैल्यू भी पुट कर देते हैं, म्यू एम, जी की वैल्यू 10 ले लें, 10 cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू एम, जी की वैल्यू 10, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस 2। इसमें 2 से चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, LHS में भी और RHS में भी। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 10 √3 m इंटू म्यू इज इक्वल्स टू यहाँ आएगा 10m प्लस 4। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। इसमें अगर आपसे पूछेंगे कितने अननोन्स हैं, तो इसमें 2 अननोन हैं, एक अननोन है m और एक अननोन है म्यू। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में अगर हम देखें और यहाँ पे इसका BD बनाएं तो फिर से mg cos 30 डिग्री, इधर mg sin 30 डिग्री। अब सोचो जरा, अब फोर्स की डायरेक्शन को इसमें पलट दिया गया, फोर्स अब ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर इसमें हम फोर्स mg sin थीटा के इक्वल लगाएं, इस फोर्स की वैल्यू को mg sin थीटा के अगर इक्वल किया जाए, थीटा में है ये 30 डिग्री है, तो अगर आपका फोर्स mg sin थीटा के इक्वल होगा तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, इस फोर्स से ही हम mg sin थीटा 30 डिग्री को अगर बैलेंस कर ले रहे हैं तो इस ब्लॉक में ना ही कोई मोशन है ना ही मोशन की टेंडेंसी, इसलिए यहां कोई फ्रिक्शन अभी नहीं लगेगा। सपोज इसकी वैल्यू 4 न्यूटन है, mg sin 30 डिग्री की वैल्यू मैं मान लेता हूं सपोज 4 न्यूटन है और आप भी 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो 4 न्यूटन बैलेंस और ये n और mg cos 30 डिग्री बैलेंस, तो इस पे कोई भी फ्रिक्शन अभी नहीं लगेगा। बट अगर इसकी वैल्यू आप ग्रेजुअली इंक्रीज करो, यानी इसको 5 न्यूटन कर दो, तो अब ऊपर की तरफ लग रहा है 5 न्यूटन, नीचे की तरफ लग रहा है 4 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना बना? 1 न्यूटन का। तो पीछे क्या लगना शुरू हो जाएगा? एफएस। आप इसको बढ़ाते जाओगे, एफएस भी बढ़ता जाएगा। इसको बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम 10 न्यूटन तक बढ़ा सकते हैं, जिससे कि ये ब्लॉक इस पे स्लाइड नहीं होता। इसको बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दीजिए कि पीछे यहां बढ़ते बढ़ते एफएस कहां पहुंच जाए? एफएस मैक्स तक। अगर 10 न्यूटन से और ज्यादा फोर्स एक्सीड हुआ तो फिर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर हम वापस से इस पे फोर्सेस बैलेंस करें, अब बात हो रही है किसकी? केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में अगर हम नॉर्मल रिएक्शन देखें तो कितना आएगा भाई? नॉर्मल रिएक्शन होगा mg cos 30 डिग्री, वैल्यू भी पुट कर देते हैं, g की वैल्यू 10, m cos 30 डिग्री √3/2। 2 से इसको काट भी सकते हैं, फिर रहने देते हैं, लास्ट में कट जाएगा वो। और यहाँ पे अगर हम फोर्स बैलेंस करें तो नीचे की तरफ एफएस मैक्स प्लस mg sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स 10। एफएस मैक्स की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 10m इंटू √3/2 प्लस m, g की वैल्यू 10, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू 10। इसमें भी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहां हमें मिलेगा 10 √3 म्यू m, 10 √3 म्यू m इज इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? ये 2 गया, ये 2 गया, ये हो गया 20। इसको भेज देते हैं उस तरफ, तो 20 माइनस 10m आएगा, वही मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। यहां कितना आया? 20 माइनस 10m। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ये बताइए, आपके पास में 2 अननोन्स हैं और 2 इक्वेशन हैं, इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग m की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और हम लोग म्यू की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 0 इज इक्वल्स टू राइट साइड में कितना आएगा? 10m और 10m 20m,
और ये आएगा -20 + 4 यानी कि -60। तो यहाँ से हमें m की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 16 / 20, दैट इज 4/5। 4/5 kg इस ब्लॉक का मास मिल गया। बट मास हमें इस क्वेश्चन में नहीं निकलना था, हमें इस क्वेश्चन में म्यू निकलना था। इसमें से कोई भी एक इक्वेशन को आप पकड़ लीजिए, 10√3 m की वैल्यू 4/5 म्यू इज इक्वल्स टू 10 m की वैल्यू 4/5 और +4। अब यहाँ से अब इसको बस सॉल्व करना रह गया है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 5 से 2 बार में कट जाएगा, ये आ गया 8√3 म्यू इज इक्वल्स टू ये कितना आएगा 8 और 4 12। यहाँ से म्यू की वैल्यू आएगी 12 / 8√3 यानी ये आया 3/2√3। अगर √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें या इसी 3 को आप √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक √3 से ये वाला √3 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली म्यू की वैल्यू हमें मिलेगी √3/2। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, IIT JEE का क्वेश्चन था। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए वो समझ में आए होंगे। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें वर्टिकल वॉल पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा, और ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।